अभी सुन रहे हैं प्रभात खबर का संपादकीय प्रभात। दिन है शुक्रवार, तारीख है 24 मार्च 2023। आलेख है बेईमानी होती वैश्विक संस्थाएं। यह आलेख लिखे हैं डॉक्टर अश्वनी महाजन, जो राष्ट्रीय सह संयोजक स्वदेशी जागरण मंच के हैं। हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 समूह के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा है कि आज दुनिया में बहुपक्षवाद संकट में है। लगभग यही बात विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी दोहराई है। गौरतलब है कि जब से भारत ने G20 की अध्यक्षता संभाली है, दुनिया में वैश्विक संस्थाओं समेत कई मुद्दों पर चर्चा जोर पकड़ रही है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात पहले द्विध्रुवीय विश्व और बाद में अमेरिका की अगुवाई वाले एक ध्रुवीय विश्व में भी वैश्विक संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती रही है। संयुक्त राष्ट्र और उसके अंतर्गत आने वाली संस्थाएं दुनिया के संचालन की धुरी बनी रहीं। कहीं द्वंद्व या संघर्ष हो या प्राकृतिक या मानवीय जनित आपदाओं हो, तमाम मुल्क संयुक्त राष्ट्र की ओर ही देखते रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ही नहीं, यूनेस्को, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम आदि की विशेष भूमिका रही है। वर्ष 1995 से पहले गाइट और उसके बाद विश्व व्यापार संगठन वैश्विक व्यापार को संचालित करने वाले नियमों के निर्धारण के रूप में जाने जाते रहे हैं। लेकिन आज इन संस्थाओं और उनकी कार्य पद्धति तथा वैश्विक नेतृत्व की उनकी क्षमता पर ही नहीं, उनकी नीयत पर भी सवाल उठ रहे हैं। महामारी, वैश्विक संघर्ष, जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग ही नहीं, दुनिया में बढ़ती खाद्य सुरक्षा और कई मुल्कों पर बढ़ते असहनीय कर्ज के कारण इन संस्थाओं के माध्यम से वैश्विक शासन पर प्रश्न खड़े हो रहे हैं। यही स्थिति संप्रभुता संकट, असंतुलन, संघर्ष और द्वंद्व स्वतंत्र राष्ट्रों के अस्तित्व के लिए खतरा बन रही है। जैसे समाधान इन संस्थाओं से अपेक्षित है, वे उसमें असफल दिख रहे हैं। महामारी के शुरू से लेकर उसके निवारण के संबंध में विश्व स्वास्थ्य संगठन केवल नकारा ही साबित नहीं हुआ, बल्कि उसके प्रमुख द्वारा चीन की तरफदारी करने के कारण बदनाम भी हुआ है। संयुक्त राष्ट्र के अन्य संगठन भी सम्मेलन और बैठक करने वाले संगठन बनकर रह गए हैं। विभिन्न मुल्कों का भी अब उन पर कोई विशेष विश्वास नहीं रह गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन महामारी के समय इसके प्रारंभ के बारे में भी निष्पक्ष राय दे सका। टीकाकरण के मामले में बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लाभ कमाने के लालच पर भी वह अंकुश नहीं लगा पाया। जब यह अपेक्षा थी कि महामारी के दौरान आवश्यक दवाओं, टीकों और उपकरणों पर पेटेंट स्थगित किए जाएंगे तथा सभी प्रकार के इलाज और टीके रॉयल्टी मुक्त उपलब्ध होंगे, पर व्यापार संगठन की व्यापार संबंधी बौद्धिक संपदा अधिकार यानी ट्रिप्स काउंसिल में पहले तो कोई निर्णय ही नहीं हो पाया और बाद में भी केवल टीकों के संबंध में ही शर्तों के साथ हुए निर्णय ने संगठन की असंवेदनशीलता तथा बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों और विकसित देशों की मानवता के प्रति उदासीनता को उजागर कर दिया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर वर्ष जलवायु सम्मेलन आयोजित किया जाता है। ग्लोबल वार्मिंग के संदर्भ में एक लक्ष्य रखा गया है कि 2050 तक दुनिया का औसत तापमान इस सदी के प्रारंभ में के औसत तापमान से 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा न बढ़े। जापान के क्योटो में हुए जलवायु सम्मेलन में यह सहमति बनी थी कि
2012 तक ग्रीन हाउस गैसों के अधिक उत्सर्जन करने वाले देशों को उत्सर्जन को घटाना पड़ेगा। कुछ अन्य को अपने उत्सर्जन को समान रखने और शेष को अपने विकास के मद्देनज़र उत्सर्जन को बढ़ाने की भी अनुमति थी। इस सहमति को क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। इस संधि का तो पालन हुआ, लेकिन क्योटो के बाद भी कई सम्मेलन हुए और सम्मेलनों की यह प्रक्रिया जारी है। इस श्रृंखला में एक सम्मेलन नवंबर 2022 में ही संपन्न हुआ है। कुछ वर्ष पूर्व इस सम्मेलन में एक सहमति बनी थी कि दुनिया के धनी देश विकासशील देशों को $100 अरब हर वर्ष उपलब्ध कराएंगे, ताकि वे उत्सर्जन घटाने के लिए अपने देशों की क्षमता निर्माण कर सकें। लेकिन दुर्भाग्य का विषय यह है कि जहां वैश्विक तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग का काबू पाने के लिए प्रौद्योगिकी और निवेश की भारी जरूरत है, लेकिन इस हेतु विकसित देश अपने दायित्व का निर्वहन करने में अभी तक असफल रहे हैं। विकसित देश अपनी तकनीक भी देने के लिए तैयार नहीं है। संयुक्त राष्ट्र, उसके सम्मेलन और संस्थान इस संबंध में अप्रभावी दिखते हैं। विश्व में एक समय अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाने वाली इन वैश्विक संस्थाओं पर लंबे समय से प्रश्न चिन्ह लगते रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जब लगभग 75 साल के अधिक पुरानी वैश्विक संस्थाओं का आकर्षण ही नहीं बल्कि प्रभाव भी धूमिल होने लगा है। बदले हुए हालात में नई वैश्विक शासन व्यवस्था के बारे में चर्चा के लिए माहौल बनने लगा है। आज जब भारत G20 देशों की अध्यक्षता का निर्वहन कर रहा है, विश्व के समक्ष चुनौतियों के समाधान के लिए नई सोच और नई व्यवस्था की जरूरत को वैश्विक मंचों पर रेखांकित करना समय की जरूरत है। वर्तमान वैश्विक संस्थाओं के संविधानों में चाहे विश्व बंधुत्व, शांति, विकास, परस्पर सहयोग जैसी बातों का जिक्र है, लेकिन वास्तविकता यह है कि बड़े देश ही उन सिद्धांतों का पालन नहीं कर रहे हैं। गौरतलब है कि G20 समूह जो दुनिया के बड़े राष्ट्रों का सबसे ताकतवर समूह है, जहां से विश्व बैंक की 25% GDP आती है, जहां विश्व बैंक की 2/3 जनसंख्या बसती है और दुनिया के कुल व्यापार का 75% हिस्सा इस मुल्कों से आता है। ऐसे में भारत ने G20 देशों की अध्यक्षता के वर्ष में एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के विषय का चयन किया है। यदि हम विश्व को एक नई वैश्विक व्यवस्था की तरफ प्रेरित करने में सफल होते हैं, तो विश्व में वित्तीय अस्थिरता, आतंकवाद, संघर्ष, खाद्य एवं ऊर्जा असुरक्षा जैसी समस्याओं के समाधान हेतु वैश्विक मतैक्य बन सकता है। देखना होगा कि आने वाले महीनों में G20 देशों के समूह की विविध स्तरीय बैठकों और सम्मेलनों में हम इस दिशा में कितना आगे बढ़ते हैं। समझना होगा कि जैसा प्रधानमंत्री ने कहा है, वैश्विक वित्तीय संकट, जलवायु परिवर्तन, महामारी, आतंकवाद और युद्ध की स्थिति से निपटने के लिए वर्तमान वैश्विक शासन और संस्थाएं विफल हो चुके हैं। प्रश्न यह है कि विश्व में ईमानदारी से शांति की बहाली और मानवता पर आसन्न संकटों से निपटने और दुनिया में खुशहाली लाने में G20 देशों का कितने सार्थक प्रयास होते हैं। अगला विषय है 6G की तैयारी। 6G की तैयारी। देश में डिजिटल क्रांति को नई दिशा देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6G तकनीक पर शोध एवं अनुसंधान कार्यक्रम का प्रारंभ किया है। इस अवसर पर उन्होंने आशा जताई कि इस तकनीक को कुछ वर्षों में लागू किया जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत 6G विजन दस्तावेज का अनावरण भी किया है। उल्लेखनीय है कि 5G तकनीक को
120 दिनों के भीतर 125 से अधिक शहरों में शुरू किया जा चुका है तथा इसकी पहुंच लगभग 350 जिलों तक हो चुकी है। इस तकनीक के प्रयास की यह दुनिया में सबसे तेज गति है। अब 6G पर भी काम शुरू हो रहा है। इस संबंध में जारी दस्तावेज को टेक्नोलॉजी इनोवेशन ग्रुप ने तैयार किया है, जिसका गठन नवंबर 2021 में हुआ था। इस समूह में विभिन्न मंत्रालयों, शोध संस्थानों, शिक्षा संस्थानों, दूरसंचार उद्योग आदि विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल हैं। जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने रेखांकित किया है, भारत में डिजिटल तकनीक का उपयोग कई क्षेत्रों में हो रहा है और यह सशक्तिकरण का माध्यम बन रहा है। तकनीक विकास को सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके तहत गांव-गांव तक ब्रॉडबैंड सुविधा पहुंचाने की कोशिश हो रही है। इस संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि यह है कि सरकार और नागरिकों के बीच दूरी कम हुई है। आधार, कॉमन सर्विस सेंटर, डिजी लॉकर, मोबाइल से सरकारी सेवाओं को मुहैया कराना, लाभार्थी के खाते में सीधे धन हस्तांतरित करना आदि कई सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल में बढ़ोतरी यह इंगित करती है कि लोगों के लिए यह बड़ी ज़रूरत बन गई है। पिछले वर्ष अक्टूबर तक देश में 79 करोड़ वायरलेस ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर हो चुके थे। स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वाले लोगों की तादाद 65 करोड़ से अधिक है। वर्ष 2022 में 15 करोड़ से अधिक मोबाइल फ़ोन की बिक्री हुई थी। भारत में निर्मित मोबाइल फ़ोन के निर्यात में भी बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि फ़ोन में लगाए जाने वाले बहुत से पुर्जे आयातित हैं, लेकिन देश में ही उनके उत्पादन के लिए कोशिशें हो रही हैं। भारत ने सेमीकंडक्टरों के उत्पादन की दिशा में भी पहल की है। विशेषज्ञों की राय है कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था की गति में तेजी आएगी और लोगों की आमदनी में बढ़ोतरी होगी, स्मार्टफोन और इंटरनेट उपयोग करने वालों की संख्या भी बढ़ेगी। शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, निगरानी, निर्माण, उत्पादन आदि में विकास के लिए तेज गति के इंटरनेट सुविधा की आवश्यकता है, जिसे 5G और 6G तकनीक से उपलब्ध कराया जा सकता है। जिस प्रकार वित्तीय तकनीक में भारत उदाहरण बनकर उभरा है, उसी तरह डिजिटल तकनीक में भी जल्दी ही हम अग्रणी होंगे। अगला विषय है दक्षिण में भाजपा को मेहनत की जरूरत। दक्षिण में भाजपा को मेहनत की जरूरत, यह आलेख लिखे हैं आर राजगोपालन, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। दक्षिणी राज्यों, विशेषकर तमिलनाडु में उत्तर दक्षिण का विभाजन गहरा है। ऐसा क्यों है? क्या इससे राजनीति पर असर नहीं पड़ता है? भविष्य में मुख्यधारा की राष्ट्रीय पार्टियों का रुख क्या होगा, इसका पता कर्नाटक विधानसभा चुनाव से चलेगा। इससे यह भी पता चलेगा कि दक्षिण भारत भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार करता है या क्षेत्रवाद की ओर जाता है। दक्षिण के 6 राज्यों की राजनीति पर 8 बड़ी जातियों का वर्चस्व है। बोकालिगा, लिंगायत, रेड्डी, कम्मा, गौडा, थेवर, नाडार और एझवा। दक्षिण भारत की राजनीति को समझने से पहले समाज में इन जातियों के वर्चस्व को समझना जरूरी है। उत्तर भारत में सोशल इंजीनियरिंग कारगर रही है, पर दक्षिण में यह अमित शाह जैसी चाणक्य राजनीति के लिए बड़ा अवरोध है। ऑस्कर जीतने वाला गाना नाटू नाटू भी एक सामाजिक ताना बाना है। निश्चित रूप से यह विभिन्न क्षेत्रों को एकताबद्ध करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उदारतापूर्वक एक तेलुगु विद्वान को राज्यसभा में नामित किया है तथा पद्म सम्मानों का
35 से 40% हिस्सा दक्षिण के लोगों को मिलता है। प्रधानमंत्री के मन की बात के 100 भागों में 65 बार दक्षिणी राज्यों का उल्लेख हुआ है। उत्तर भारत दक्षिण को गले लगाना चाहता है, पर दक्षिण भारतीय इसे स्वीकार करेंगे। त्रिपुरा और मेघालय जैसे पूर्वोत्तर के राज्यों को जीतने में मोदी रणनीति कामयाबी रही है, पर मोदी का जादू दक्षिण में केवल कर्नाटक और पुदुचेरी में ही चल पाया है। इसके विस्तार के लिए वे वाराणसी और सौराष्ट्र में तमिल संगम का आयोजन कर रहे हैं। बिहार के प्रवासियों का मुद्दा बहुत गर्म है और संवेदनशील भी है। एक चिंगारी एकता को अस्थिर कर सकती है। मार्च के प्रारंभ में बिहार और झारखंड के प्रवासियों के मसले को पर्दे के पीछे से गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मिलकर प्रभावी ढंग से संभाल लिया। इसमें सक्षम अधिकारियों ने उल्लेखनीय योगदान दिया। इसी प्रकार हिंदू धर्म से ईसाई और इस्लाम धर्म में धर्मांतरण भी बेहद संवेदनशील मसला है, जो दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में चुपचाप चल रहा है। इस बारे में तमिलनाडु के राज्यपाल R.N. रवि ने एक रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजी है। दक्षिण विशेषकर तमिलनाडु एवं केरल में तीसरा खतरनाक मामला PFI और SDPI जैसे संगठनों की गतिविधियां हैं। दोनों राज्यों में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के छापों से इन पर लगाम लगी है। आंध्र प्रदेश में बड़े पैमाने पर हो रहे धर्मांतरण पर भी विचार किया जाना चाहिए, लेकिन राज्य में सत्तारूढ़ मुख्यमंत्री जगन रेड्डी राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता के बहुत निकट हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्य विपक्षी पार्टी तेलुगु देशम है। इसके नेता नारा चंद्रबाबू नायडू राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी NDA में शामिल होने के लिए बेचैन हैं तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कांग्रेस दूर दूर तक नहीं है। उसने इन तेलुगु भाषी राज्यों का बंटवारा कर ही कब्र खोद लिया है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बात करें तो तेलंगाना में भी राजनीतिक स्तर पर उथल पुथल की स्थिति है, लेकिन चंद्रशेखर राव ने राज्य को नेतृत्व प्रदान किया है। दक्षिणी राज्यों में सक्रिय शराब लॉबी ने राव की पार्टी तेलंगाना राज्य समिति यानी TRS की छवि धूमिल कर दी है। अब उन्होंने इस पार्टी का नाम बदलकर भारत राष्ट्रीय समिति यानी BRS कर दिया है। इस पार्टी का आम आदमी पार्टी से जुड़ाव बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया तथा TRS नेता कविता का शराब घोटाले में नाम आने से इन दोनों युवा राजनेताओं का राजनीतिक भविष्य खराब हुआ है। कविता एक तेजतर्रार महिला राजनेता हैं, पर अतीत यह बताता है कि दक्षिण भारत के नेताओं के परिजनों ने अपने पिताओं और उनकी पार्टियों की छवि को धूमिल किया है। चंद्रशेखर राव इसके ज्वलंत उदाहरण हैं, पर भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी चाहे जितना प्रयास कर लें, अगले एक दशक तक उनका वांछित राजनीतिक परिणाम नहीं मिलेगा। लोहा अभी उतना गर्म नहीं हुआ है कि उस पर चोट की जाए। भाजपा के 3 शीर्ष नेताओं अमित शाह, निर्मला सीतारमण और डॉक्टर S जयशंकर ने 6 दक्षिणी राज्यों को राष्ट्रीय नवेश पर लगाने में भूमिका निभाई थी, पर वह क्षणिक साबित हुआ। केंद्रीय बजट में आवंटन के रूप में भारी राशि इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में GST काउंसिल को शामिल करने,
रक्षा गलियारा, निजी सैटेलाइट का प्रक्षेपण यानी विशेषकर आंध्र प्रदेश और कर्नाटक आदि जैसे प्रयास हुए। बड़े स्टार्टअप केवल दक्षिणी राज्यों में हैं। बिना राजनीतिक खेल के दक्षिण भारतीय दलों को नहीं जीता जा सकता। एमजीआर, एनटी रामाराव, जयललिता और राजकुमार जैसे बड़ी फिल्मी शख्सियतें वहाँ हुई हैं। आप जैसे भी देखें, दक्षिणी राज्यों खासकर तमिलनाडु और केरल में मतदाता चुनाव के समय पैसे मिलने की उम्मीद भी करते हैं। हर मतदाता को सत्ता पक्ष और विपक्ष से 25 से 30 हज़ार मिलते हैं। दक्षिण में चुनाव उतने लोकतांत्रिक नहीं होते। अगला है देश दुनिया से। नेपाल में एनजीओ की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह। नेपाल में एनजीओ की शुरुआत 1950 के दशक में हुई थी, जो 1993 तक 1200 से ऊपर पहुंच गई। केंद्रीय समाज कल्याण परिषद यानी SWC के मौजूदा रिकॉर्ड के अनुसार देश में 50,000 से अधिक एनजीओ हैं। यद्यपि नेपाल की सामाजिक समस्याओं को सुलझाने और विकास को बढ़ावा देने के लिए एनजीओ महत्वपूर्ण है, पर देश को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। एनजीओ में अनुशासन की कमी को दूर करने के लिए SWC ने 2005 में एक आचार संहिता बनाई। इसी तरह सरकार ने एनजीओ पर निगरानी और नियंत्रण को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय अखंडता नीति 2018 पेश की है। हालांकि एनजीओ प्रमुखों की भारी आलोचना के कारण दोनों नीतियां कभी लागू नहीं हो पाई। विदेशों से फंडिंग प्राप्त करने वाले अधिकतर एनजीओ अपने वित्तीय खुलासे को फंडिंग एजेंसियों या नियमों के अनुपालन तक सीमित रखते हैं। अपने प्रमुख हितधारकों जैसे लाभार्थियों और जनता को संगठनात्मक गतिविधियों के बारे में जानकारी न देना एनजीओ में पारदर्शिता की कमी के आरोप को सही ठहराता है। नेपाल में विरले ही कोई एनजीओ अपनी वेबसाइटों पर अपने वित्तीय विवरणों का खुलासा करता है। इतना ही नहीं, एनजीओ की गतिविधियां देश के कोने कोने में फैली हुई हैं। इस कारण सरकार के लिए इनके कार्यों की निगरानी करना चुनौतीपूर्ण हो चुका है। ऐसे में भरोसा बहाली के लिए बेहतर है कि एनजीओ केवल नियामकों का अनुपालन करने के बजाय स्वेच्छा से अपनी पारदर्शी वित्तीय और परिचालन सूचनाओं का खुलासा करें। एनजीओ की बेहतर निगरानी और नियंत्रण से संभावित भ्रष्टाचार और संसाधनों के दुरुपयोग को रोका जा सकेगा। ऐसे में एनजीओ को जिम्मेदार होना होगा, नहीं तो उनकी विश्वसनीयता कम हो जाएगी। यह आलेख लिखे हैं विवेक शर्मा धकल के। अगला आलेख है कुछ अलग। साक्षर होने की खुशी। यह आलेख लिख रहे हैं नीलांशु रंजन, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुबह के साथ आप अखबार उठाएं। सुबह चाय के साथ आप अखबार उठाएं। अखबार की सुर्खियां हत्या, लूट, बलात्कार, आपराधिक मुठभेड़ वो आगजनी जैसे खबरों से पटी होती हैं। सुबह सवेरे दिल को नासाद करने वाली इन खबरों के साथ आपकी चाय का जायका भी बिगड़ जाता है। शायद ही ऐसी कोई खबर मिलेगी आपको, वह भी फ्रंट पेज पर, जिसे देखते ही तबीयत खुश हो जाए। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम भी कहा करते थे कि अखबार के फ्रंट पेज पर ऐसी खबरें होनी चाहिए जिसे दिन भर आपके मन मिजाज में स्फूर्ति व ताजगी बने रहे। और वे इस मुख्तलिफ विदेश के कुछ अखबारों की मिसालें भी दिया करते थे। कहते थे कि हत्या व लूट की खबरें उन अखबारों की तरह यहाँ भी अंदर के पन्नों पर होनी चाहिए, ताकि दिन की शुरुआत अच्छी हो।
बहुत से लोग राजनीतिक आलेख भी नहीं पढ़ते, वे साहित्यिक सांस्कृतिक आलेख पढ़ते हैं। आज से सप्ताह 10 दिन पहले एक ऐसी ही खबर अखबारों के फ्रंट पेज पर देखने को मिली। वह खबर वाकई दिल को सुकून से भर गई। खबर थी कि नालंदा के चंडी मध्य विद्यालय में 4 बहुओं के साथ सास भी साक्षरता परीक्षा देने पहुंची। एक गांव में एक सास इतनी सजग हो कि खुद अपने साथ साथ अपनी बहुओं को भी साक्षर होने के लिए प्रेरित करे, तो यह निश्चित तौर पर एक अच्छी और सुकून देने वाली खबर है, जो दर्शाती है कि अगर उन्हें मौका मिले तो वे शिक्षित भी हो सकती हैं। जरूरी है पहले मन में ललक हो और पहला कदम उठे। जी हाँ, पूरे बिहार सूबे में मुख्यमंत्री अक्षर आंचल योजना के तहत नव साक्षर महिलाओं की बुनियादी महापरीक्षा हुई। खास बात यह है कि इस परीक्षा में 9698 महिलाएं शामिल हुई। कई जगहों पर तो माँ बेटी भी साथ परीक्षा देती दिखीं, लेकिन सास के साथ 4 बहुओं का परीक्षा में शामिल होने का नज़ारा अद्भुत था। सास शिवारती देवी ने बताया कि तकरीबन 6 महीनों में उन लोगों ने नाम लिखाना एवं बोलकर पढ़ना और काम चलाओ जोड़ घटाव करना भी सीख लिया है। उनके चेहरे पर साक्षर बनने की खुशी साफ झलक रही थी। आज जब हम तकनीकी रूप से इतने समृद्ध हो चुके हैं, ऐसे में किसी महिला को अंगूठे से ठप्पा लगाते देखकर बहुत अफसोस होता है। यकीन मानिए, जितना अफसोस हमको आपको होता है, उससे कहीं अधिक उनका दिल कचोटता है कि काश वे अपना नाम लिख पाती। मैंने गांव देहात की कई ऐसी महिलाओं की आंखों में निरक्षर होने का दर्द पाया है। हम तो बाबू अंगूठा छाप हैं, यह कहते हुए वह संकुचाती भी हैं और मलाल भी होता है। इसलिए इन महिलाओं में साक्षर होने की सजगता एक बेहतर व स्वागत योग्य कदम है। अगला आलेख है आपके पत्र से। डरें नहीं, निर्भीक हो करें रक्तदान। डरें नहीं, निर्भीक हो करें रक्तदान। यदि व्यक्ति हर 3 महीने पर नियमित रक्तदान करे को जरूरतमंदों को खून की कमी नहीं होगी। इससे हजारों लोगों की जान बचाई जा सके। आमतौर पर लोग रक्तदान करने से डरते हैं, उन्हें लगता है कि इससे कमज़ोर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्लड डोनेट करने से शरीर को कई फायदे हैं। रक्तदान से दिल की सेहत में सुधार होता है, वजन नहीं बढ़ता है और कैंसर जैसे बीमारी का जोखिम कम होता है। इसके प्रति लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। हर व्यक्ति को 3 महीने पर ब्लड डोनेट करना चाहिए। यह आलेख विक्की मंडल जी जो मधुबनी से लिखे थे। अगला विषय है टेलीकॉम कंपनियों की मनमानी। 5G सेवा शुरू करने के बाद टेलीकॉम कंपनियों ने 4G की स्पीड कम कर दी है। इसका कोई कारण भी नहीं बताया जाता है। इस पर कोई सवाल भी नहीं उठा रहा है। प्रत्यक्ष तौर पर 5G सेवा को प्रमोट करने के लिए ऐसा किया जा रहा है ताकि धीमी गति के इंटरनेट से परेशान होकर लोग 5G का मोबाइल खरीदें, लेकिन यह जनमानस की भावना के खिलाफ है। इसलिए टेलीकॉम कंपनियों की मनमानी पर सरकार को भी ध्यान रखना देना चाहिए। यह लिख रहे हैं सचिन झा जो अगरौल समस्तीपुर के हैं।
अगला विषय है परमात्मा से एका। परमात्मा से एका। गणित के उस एक सूत्र में हमें महारत हासिल करने की जरूरत है। गणित के एक सूत्र में हमें महारत करने की हासिल करने की जरूरत है, जो स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता। स्कूल में हम सीखते हैं कि एक जोड़ एक दो होता है, पर अध्यात्म में हम सीखते हैं कि एक जोड़ एक बराबर एक होता है। यानी हमारी आत्मा जब परमात्मा से मिलती है तो वह दो नहीं एक हो जाती है। प्रभु के साथ इस एकता का अनुभव करना तभी संभव है जब हम महसूस करते हैं कि हम सब एक ही हैं। इस दिव्य अनुभव को हम केवल ध्यान अभ्यास के जरिए प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो सारी उम्र हम यह सोचते हैं कि हम और परमात्मा अलग हैं। हमारा यही द्वैत हमें परमात्मा से मिलने से रोकता है। हमारा अहंकार हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम परमात्मा से ही नहीं बल्कि दूसरों से भी अलग हैं। जब हम अपना अहंकार खो देते हैं तभी हम आध्यात्मिक रूप से तरक्की करते हैं और उतना ही अधिक खुद को परमात्मा के करीब पाते हैं। जैसे जैसे हमारा अहंकार कम होता है वैसे वैसे हमें अनुभव होना शुरू हो जाता है कि हम सब एक हैं। ध्यान अभ्यास हमें सभी जीवों को एक समान देखने में मदद करता है। जब हम इस आध्यात्मिक चेतना से जुड़ते हैं तब हमारे अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। हम दूसरों के साथ प्रेम और सम्मान के साथ व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। हमारा अहंकार कम हो जाता है और हम महसूस करते हैं कि आत्मा के स्तर पर हम सभी एक समान हैं। हम दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा हम चाहते हैं कि लोग हमारे साथ करें। जब हम अपना द्वैत खो देते हैं तो हम परमात्मा के साथ एक हो जाते हैं। हम अनुभव करते हैं कि केवल एक ही परमात्मा है जो कई हिस्सों में विभाजित है। आइए हम प्रतिदिन ध्यान अभ्यास में समय व्यतीत करें, क्योंकि इससे न केवल हमारा आध्यात्मिक विकास होगा बल्कि पूरे विश्व में शांति का प्रयास होगा। यदि प्रत्येक व्यक्ति इस अनुभूति को प्राप्त कर ले कि एक जोड़ एक बराबर एक होता है तो दुनिया एक दिन शांति और प्रेम का स्थल बन जाएगी। इसी के साथ आज का एडिटोरियल समाप्त होता है।